हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ में 8 लेक्चर लेके आ गए हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके पहले 7 लेक्चर्स जो अपलोड किए हैं उनका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैप्टर का नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करो, वहाँ नोट्स तुम एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज़ करके अपने नोट्स भी बना सकते हो, या तुम इस लेक्चर को ही रेफ़र करके अपने नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ हेल्प लगे तो वहाँ से नोट्स तुम रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो आज ये लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और जहाँ से क्वेश्चंस तुमको थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। देखो ध्यान से, क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो, कोई भी चीज़ जब हम लोग जैसे सराउंडिंग में रख देते हैं, जैसे एक गर्म चाय का एग्जाम्पल ले लेते हैं या गर्म पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अगर गर्म चाय को सराउंडिंग में रखें तो गर्म चाय ठंडी होती है, राइट। तो अगर उसको हम लोग सिर्फ एज इट इज़ रख दें और वो रेडिएशन से ठंडी हो तो उसके लिए जो लॉ अप्लाई होगा उसको बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब कोई चीज़ जब सिर्फ रेडिएशन से ठंडी होती है तो उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय रेडिएशन, ठीक है। सो दिस इज कूलिंग बाय रेडिएशन। पे अटेंशन। रेडिएशन तुमको पता है ना, रेडिएशन मतलब हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरे जगह। जैसे एक मैं बॉडी रखूँ, सपोज जैसे ये सपोज जैसे मेरा कंटेनर है और इसमें मैं हॉट वाटर ले लूँ तो ये हॉट वाटर बाय रेडिएशन कूल होगा और ये रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे निकल रही हैं, दीज आर EM वेव्स। और इसके लिए जो लॉ फॉलो होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब किस रेट से ये ठंडा होगा, कितना जल्दी ठंडा होगा, कितना लेट ठंडा होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। आई होप तुमको आइडिया लग गया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलो अब लॉ बता देता हूँ क्या होता है। पे अटेंशन। द लॉ सेज दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ heat from a hot body is directly proportional to the difference between the temperature of the body and surrounding। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब एक बॉडी जो हीट लूज कर रहा है वाइल कूलिंग, उसका जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, मतलब कितना फास्ट वो हीट लूज कर रहा है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे। कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस? बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। मतलब कोई बॉडी, जैसे सपोज एक मैंने चाय का कप लिया जो 60 डिग्री सेल्सियस पे है और सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 60 और 25 का डिफरेंस हुआ 35, ठीक है। एक हो गया चाय। दूसरा एक मैंने बॉइलिंग वाटर लिया जो 100 डिग्री सेल्सियस पे और सेम सराउंडिंग में रखा, तो इस लॉ के हिसाब से बॉइलिंग वाटर जल्दी ठंडा होगा और चाय का जो कप है वो लेट ठंडा होगा। मतलब बॉइलिंग वाटर जल्दी हीट लूज करेगा और चाय का कप जो 60 डिग्री पे है वो लेट हीट लूज करेगा। तो इसका बोलने का ये मतलब नहीं कि बॉइलिंग वाटर जल्दी ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और चाय लेट ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बस बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो तुम भी सोचो ना, जब कोई बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री से फटाफट हीट लूज करके लो टेम्परेचर पे आएगा तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है ना, तो अब उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, dQ/dt is directly proportional to T minus T naught। ध्यान से देखो, जहाँ पे T क्या है? T is temperature of the body and T naught is temperature of surrounding। समझा? कोई बॉडी जब ठंडा हो रहा है तो वो इस रेट से हीट लूज करेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ कांस्टेंट के बारे में परेशान नहीं होंगे, हमको न्यूटन्स लॉ जिस फॉर्म में चाहिए हम उस फॉर्म में जाते हैं। देखो हमको एक चीज़ मालूम है, हमको मालूम है सिंस
द हीट इज ऑल्सो mc डेल्टा T। ये पता है, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का तो हीट मेजर करने का फॉर्मूला ये है ना। इसी को मैं डेरिवेट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिलेगा dq/dt। इसमें m मास है, कांस्टेंट है, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा mc dt/dt। यानी जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है उसको मैं mc dt/dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिखूँगा mc dt/dt, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट। ये mc यहाँ अगर मैं लेके जाऊँ तो ये m और c दोनों कांस्टेंट है ना, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक कांस्टेंट लिखूँगा। ध्यान से देखना सब लोग, ये हो जाएगा k टाइम्स t माइनस टी नॉट। ये आया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो हमको यूज़ करना है। कभी कभी यहाँ माइनस साइन होता है या कभी कभी इसी माइनस साइन को हम यहाँ रखते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। माइनस साइन लगाने का मीनिंग क्या है? माइनस साइन बस इंडिकेट इतना करेगा कि जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में माइनस साइन का सिग्निफिकेंस होगा। अदरवाइज ये फॉर्म तुमको याद रखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ये जो k है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कूलिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कूलिंग कांस्टेंट। कूलिंग कांस्टेंट का अगर तुम यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? ये टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा, k का यूनिट बचेगा पर सेकेंड पर मिनट, या चाहे जैसे याद रखो SI यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। अदर यूनिट्स क्या होंगी? अदर यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर यूनिट्स होंगी पर मिनट और पर आवर। ठीक है, ये सब अदर यूनिट्स है। कभी कभी k तुमको पर मिनट में दिया हुआ होगा, कभी कभी k तुमको पर आवर में दिया होगा, एंड सो ऑन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ध्यान से समझो क्या हुआ। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। अब एक बात ध्यान रखना, जो बॉडी हीट लूज कर रही है बाय रेडिएशन, ऑफकोर्स उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉडी हीट लूज कहाँ कर रही है? सराउंडिंग में ना। तुमको मालूम है हीट कहाँ फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं हम लोग, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ही हीट फ्लो करेगा, तभी कोई बॉडी ठंडी होगी। ठीक है, तो ये अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद जब हम लोग Q को टेम्परेचर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये फॉर्म आता है जो अपने को न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होता है। ये फॉर्म अपने को न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होता है। हम अभी इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और समझेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स में काम आता है। ये एक दो न्यूमेरिकल से समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आया होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्म क्या है। ये जनरल फॉर्म है, ये हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा बार बार। ठीक है, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल्स जो मिलते हैं वहाँ टेम्परेचर दिया होगा। बोलेगा एक बॉडी इतने डिग्री सेल्सियस से इतने डिग्री सेल्सियस पे कूल होता है पहले 5 मिनट या 10 मिनट में, फिर अगले 10 मिनट में इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर कूल हो रहा है, वगैरह वगैरह। तुमको सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछ सकता है या पूछ देगा k का वैल्यू बताओ, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप तुमको समझा है ये अच्छे से नोट डाउन करो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एवरीथिंग अबाउट इट। फिर मैं तुमको एक स्पेशल केसेस बता देता हूँ इस फॉर्मूला के, जैसे हमको यूज़ करना है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया है। देखो और कुछ चीज़ें इसमें हमको देखनी है थोड़ी थोड़ी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो क्या चीज़ें देखनी है, थोड़े ग्राफ्स, एक दो ग्राफ्स हम देखेंगे। जब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है ना, तुमको एक्सपेरिमेंट करना होगा। जब तुम 12th में जाओगे ना तो एक्सपेरिमेंट करोगे। CBSE वाले बच्चे मोस्टली 11th में ही परफॉर्म करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो, जब हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं और उसको कूल होते हुए देखते हैं, तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर गिरता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो जो टेम्परेचर गिरने का रेट होता है, ये जो अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, ये अगर मैं प्लॉट करूँ तो मैं क्या करूँगा मालूम है? मैं एक जैसे एक हॉट वाटर ले लूँगा एक बीकर में, और उसमें एक थर्मोमीटर डाल के रख दूँगा और उसका रेट ऑफ लॉस मेजर करूँगा। मतलब मैं एक मिनट के बाद टेम्परेचर रीडिंग नोट डाउन करूँगा, तो मुझे है ना कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, लाइक दिस।
ये ऐसे ग्राफ मिलता है मुझे दिखाई पड़ रहा है कि टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में गिरते जा रहा है, और ऑफ कोर्स एक ऐसा टाइम आएगा जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तुम ये सोच सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाएगा? तुम सोचो ना, चाय अगर तुमने 100 डिग्री पे लाके रखी गर्म चाय, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री है, और उसको तुमने छोड़ दिया, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, तुम सोच सकते हो उसका टेम्परेचर चाय का 30 डिग्री से नीचे जा सकता है क्या? नहीं। अरे जब चाय का टेम्परेचर गिरते गिरते 30 पे आ जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 रहेगा, तो सेम टेम्परेचर पे हीट थोड़ी ना फ्लो होता है, तो अब चाय और ठंडी होगी ही नहीं। तो बाई रेडिएशन अ बॉडी कैन ओनली बी कूल्ड टू द टेम्परेचर विच इज इक्वल टू दैट ऑफ द सराउंडिंग। मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना है, कूलिंग से बॉडी उतना ही टेम्परेचर तक जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ, दूसरा कोई मेथड यूज़ करोगे, उसको उठा के फ्रिज में डाल दो, तब वो और उससे नीचे ठंडा होगा। बट जब तक तुमने सिर्फ रेडिएशन के भरोसे छोड़ा है कूलिंग होने के लिए, तब तक सराउंडिंग से नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर तुम ये रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस प्लॉट करोगे, dt बाई dt, ये dt बाई dt प्लॉट करो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंस विच इज़ t माइनस टी नॉट, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। हमको मालूम है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, और एक चीज़ देख लो, वो ये कुछ नोट्स रख लो या नोट रख लो। नोट क्या है? नोट इज इफ अ बॉडी cools from T1 degree Celsius to T2 degree Celsius, T2 degree Celsius in time T, then dt by dt जो तुम लिखोगे वो होगा T1 माइनस T2 अपॉन T। अगर कोई बॉडी T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस पे जाता है इन टाइम T, तो ये जो dt बाई dt है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, वो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई T। एंड जो राइट हैंड साइड में T माइनस टी नॉट है, वो जो एवरेज टेम्परेचर है T, और इसको हम T या T एवरेज बोलते हैं, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2। जस्ट रिमेंबर दिस, ये न्यूटन्स लॉ का स्पेसिफिक फॉर्म है जो हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो जो तुम्हारा जो तुम्हारा स्पेसिफिक फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, देयरफॉर T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल्स टू K टाइम्स T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T नॉट। ये तुम्हारा फॉर्म आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, जो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, बस इतना ही तुमको देखना था और इससे ज़्यादा नहीं। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो जो तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस का रेट है या लॉस ऑफ टेम्परेचर का रेट है, वो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो, हमको क्या मालूम है, इनिशियल वैल्यू मालूम है। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ना। तो अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर कितने टाइम में हुआ है वो पता है, तो बस वही हो गया ना तुम्हारा रेट ऑफ चेंज। तो हमको पता है T1 से T2 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इतने टाइम में चेंज हो रहा है, तो ऑफकोर्स दिस इज दैट। एंड एवरेज टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करेंगे कि हाँ बॉडी का ये टेम्परेचर है। देखो, जब कोई बॉडी ठंडा हो रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर बताना पॉसिबल नहीं है। तुम थर्मोमीटर डाल के रखो और तुमसे किसी ने पूछा कि हाँ भी टेम्परेचर क्या है, तो तुम बोलोगे ये टेम्परेचर है बॉडी का, बट अगले ही सेकंड वो टेम्परेचर से नीचे जा चुका होगा बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है ना, तो किसी भी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बताया जा सकता जब वो कूल हो रहा होता है। तो इसलिए हम कौन सा टेम्परेचर लेते हैं? एवरेज टेम्परेचर, जो दो टेम्परेचर रेंजेस का एवरेज होता है। मतलब बॉडी इस टाइम पे इतने टेम्परेचर पे था, इस टाइम पे इतने पे है, तो इसके बीच में बॉडी का ये टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम एवरेज टेम्परेचर लेते हैं। बात समझ में आया? ओके, चलो, आई होप तुमको समझ में आया है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये जो रेट ऑफ कूलिंग है या रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया है, ये ग्राफ बना लो और ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो, समझ में आया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अच्छे से?
देखो देखते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। जैसे लेट्स सी, देयर इज अ क्वेश्चन इन दिस बुक। ये तुम्हारी स्टेट बोर्ड की बुक जो तुम यूज़ करते हो। सीबीएसई वाले, तुम्हारे लिए भी क्वेश्चंस तुम अपने बुक से रेफ़र कर सकते हो, मैं उससे भी क्वेश्चंस देख लेता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो। एक एग्जाम्पल है, देखो इधर। द क्वेश्चन इज अ मेटल स्फीयर कूल्स एट अ रेट ऑफ 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ध्यान दो, कूलिंग का जो रेट है dt/dt ये 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट है, ठीक है। समझो, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ये जो रेट है, इसको अगर मैं रेट 1 बोलूँ तो इस टाइम पे इसका टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा, एट वॉट रेट विल इट कूल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका जो रेट है ये हमको निकालना है व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40। dt/dt 2 हमको निकालना है व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी T0 दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। चलो देखो, हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से समझो, हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जब बॉडी का टेम्परेचर 70 है, सराउंडिंग टेम्परेचर 30 है, तो डिफरेंस कितने का होगा, 40। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस 40 है तब रेट ऑफ कूलिंग कितना है, 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। अब बॉडी का टेम्परेचर 40 हो गया है और सराउंडिंग टेम्परेचर 30 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 10 का। तो अब जब टेम्परेचर डिफरेंस 10 का है तो रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो भी 4 गुना कम हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, dt/dt दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T - T0। तो टेम्परेचर डिफरेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले जब टेम्परेचर डिफरेंस 40 है तब रेट ऑफ कूलिंग है 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस 10 हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग 4 गुना कम हो जाएगी। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं फाइंड आउट करके। ज़रा देखो, पहले हम C निकाल लेते हैं, जिससे इस वाले इंफॉर्मेशन में हमको C निकालने का मिल जाएगा। हमको मालूम है dt/dt 1 विल बी K टाइम्स C, नहीं K टाइम्स T1 - T0, करेक्ट। ये dt/dt 1 कितना है, 1.6। सो 1.6 इज इक्वल्स टू K हमको पता नहीं है, T1 - T0, T1 कितना है 70 - T0 कितना है, सराउंडिंग टेम्परेचर 30, ऑल राइट। सो दिस इज 30। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40 टाइम्स K इज 1.6। यहाँ से K निकालो कितना आएगा, देयरफॉर K और कूलिंग कांस्टेंट विल बी 1.6 अपॉन 40। कुछ कैंसल आउट होके मिलेगा, बोलो 4 ज़ार, कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अगर 4 होता तो 0.4 आता, तो 40 है तो 0.04, यानी 0.04 पर मिनट आया। बताओ पर मिनट कैसे आया, क्योंकि ये मिनट में दिया है ना टाइम तुमको, तो पर मिनट आया, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था जो फैमिलियर यूनिट्स है या जो ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट्स होंगी वो ये सब होंगी मिनट में, क्योंकि हम टाइम सेकंड्स में थोड़े ना बार बार मेजर करेंगे। कोई भी चीज़ कूल हो रही है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे कितना देखोगे, इसमें तो टेम्परेचर फॉल दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यूजुअली के का जो यूनिट होगा वो मिनट या आवर्स में होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग मिनट्स में चल रहे हैं। हमको एक बार के मिल गया तो इस वाले रेट के लिए भी के सेम ही रहेगा। सो देयरफॉर dt/dt 2 विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स T2 - T0। देखो अब सब कुछ पता है, K कितना है 0.04, T2 कितना है 40 - T0 कितना है 30, तो 0.04 इंटू 10 विच इज़ 0.4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ये आ गया नया रेट ऑफ कूलिंग। ज़रा ध्यान से देखो ना, पहले रेट ऑफ कूलिंग 1.6 था, अब 0.4 हो गया है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस 40 था तब रेट ऑफ कूलिंग 1.6 था, जब टेम्परेचर डिफरेंस 10 हो गया है तब रेट ऑफ कूलिंग 0.4 हो गया। यानी जैसे टेम्परेचर डिफरेंस गिरा वैसे रेट ऑफ कूलिंग गिरा, ध्यान देखो। सो देयरफॉर एज द टेम्परेचर डिफरेंस of body and surrounding
drops by 4 times rate of cooling also drops by 4 times। यही तो दिखाई पड़ा ना। अरे 1.6 का 4 टाइम्स कम करोगे तो कितना होगा, 0.4 हो जाएगा। 1.6 को 4 से डिवाइड करना है तो 0.4 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमको मिल रहा है जो ये रिजल्ट को वेरीफाई करा रहा है, या जो इस लॉ को वेरीफाई करा रहा है। समझ में आया? बोलो समझ में आया? चलो ये नोट डाउन करो, फिर मैं और एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। आई होप तुमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एसेंस समझ में आया, क्या फाइंड आउट करना है, क्या यूज़ करना है। और अभी हम लोग देखते हैं जब कूलिंग का टेम्परेचर्स दिया होगा, ये टेम्परेचर से ये टेम्परेचर पे जाएगा एंड ऑल। चलो नोट डाउन कर लिया था ना मैंने, रफ कर दिया है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, अनदर एग्जाम्पल फॉर न्यूटन्स लॉ। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T1 इज 70 डिग्री सेल्सियस, T2 इज 60 डिग्री सेल्सियस इन फर्स्ट 5 मिनट्स, यानी टाइम कितना है 5 मिनट्स। ठीक है, एंड टू 54 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, यानी T3 इज 54 डिग्री सेल्सियस इन अनदर 5 मिनट्स। ठीक है, देखो टाइम बढ़ा, टेम्परेचर गिरा तो रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस भी कम हो गया। पहले 5 मिनट में 10 डिग्री गिर गया, अगले 5 मिनट में 6 ही डिग्री गिरा। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस गिरता है रेट ऑफ कूलिंग भी गिरता है। हमको पूछा है द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, यानी T0 हमको पूछा है। चलो सॉल्व कर पाओगे? बोलो। T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, 3 टेम्परेचर वैल्यूज दी हुई हैं, टाइम दिया है दोनों केसेस में। चलो इसको मैं T1 ले लेता हूँ, इसको T2 ले लेता हूँ। ठीक है, ज़रा देखो इस वाले केस के लिए अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाऊँ तो हमको मालूम है dt बाई dt 1 इज इक्वल्स टू k टाइम्स T1 माइनस T0। अब ये जो T1 है, ये T1 हमको याद है, इसको हमको एवरेज लेना पड़ेगा। किसका एवरेज? इन दोनों का एवरेज। T माइनस T0 है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर कौन सा लोगे बताओ? 70 ले सकते हो बॉडी का टेम्परेचर? नहीं। 60 ले सकते हो? नहीं। दोनों का एवरेज हमको लेना है। तो हम न्यूटन्स लॉ का जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल्स टू K टाइम्स T एवरेज कितना है? T एवरेज हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। हमको ये T0 निकालना है, ध्यान देना। सब्स्टिट्यूशन करते हैं, T1 कितना है 70, सो 70 माइनस 60 अपॉन टाइम कितना है 5 मिनट्स इक्वल्स टू K टाइम्स T1 है 70 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस T0। यहाँ से कोई एक इक्वेशन मिल जा रहा है, देखो ज़रा 10/5, तो ये आ जाएगा, इसको मैं 10/5 ही रखता हूँ या 2 ले लेता हूँ। चलो दिस इज, या चलो 10/5, 10/5 इज इक्वल्स टू K टाइम्स 70 प्लस 60 करोगे तो 130, 130 अपॉन 2 यानी 165, सॉरी 65 नॉट 165, 65 माइनस T0। ये एक इक्वेशन मिल गया हमको ये T0 चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस के लिए भी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमको मालूम है dt बाई dt 2 दिस विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स T एवरेज माइनस T0। बट इस बार टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 60 से 54, सो 60 माइनस 54 अपॉन 5 मिनट्स इज K टाइम्स 60 प्लस 54 अपॉन 2 माइनस T0। बोलो 60 माइनस 54 करेंगे तो कितना आएगा 6/5 इज इक्वल्स टू K टाइम्स 60 प्लस 54 करोगे तो कितना आएगा 110, 110 प्लस 4 114, 114 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 114, 114 का आधा करेंगे तो 57, तो ये हो जाएगा 57 माइनस T0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। हमको T0 चाहिए ना, तो ये K तो पता नहीं है, एक काम करते हैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, K कैंसिल हो जाएगा और T0 मिल जाएगा। सो डिवाइडिंग 1/T0
2, बोलो समझा। 1 क्या है 10/5 अपॉन 2 क्या है 6/5, दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स 65 माइनस T0 अपॉन यहाँ क्या है k टाइम्स 57 माइनस T0। कैंसल, 5 से 5 3 5, ठीक है। तो 5/3 आ रहा है, 5/3 इज इक्वल्स टू k से k कैंसल 65 माइनस T0 अपॉन 57 माइनस T0। तो ये तो स्कूल लेवल का अलजेब्रा हो गया, कर लेते हैं सॉल्व। 57 और ये, तो ये हो जाएगा 57 5 ज़र करो, 5 5 ज़र 25, 7 5 ज़र 35 यानी 285। सो ये हो जाएगा 285 माइनस 5 T0 इज इक्वल्स टू 65 3 ज़र 6 3 ज़र 180, सॉरी 63 ज़र 180 और 5 3 ज़र 15 यानी 195। सो 195 माइनस 3 T0, बोलो समझा ये यस और नो। ये 5 इधर ले जाओ, ये इसको इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा देखो 285 माइनस 195 इज इक्वल्स टू 5 T0 माइनस 3 T0। ये सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, अगर ये 295 होता तो 100 आ जाता, यानी 285 है तो 100 से 10 कम, यानी ये आ गया 90 इज इक्वल्स टू 2 T0, यानी T0 कितना आ गया 45 डिग्री सेल्सियस, समझा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करके सराउंडिंग का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। आई होप तुमको समझा क्वेश्चन क्या था। हमको एक बार बोला कि टेम्परेचर 70 से 60 जा रहा है 5 मिनट में, फिर अगले 5 मिनट में 60 से 54 जा रहा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालना था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने लगाया और फाइंड आउट किया 2 इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसको डिवाइड करके सॉल्व करके T0 निकाल लिया, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे, तो तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया था ना, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 15th क्वेश्चन है तुम्हारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स का, ये तुम्हारे बुक का स्टेट बोर्ड। क्या है देखो, अ मेटल स्फीयर कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 6 मिनट्स, यानी T1 है 80, T2 है 60 और टाइम है 6 मिनट्स, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 टू 40 डिग्री सेल्सियस इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ 30, यानी अगला जो टेम्परेचर है 60 के बाद वो है 40 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए क्या टाइम लगेगा ये हमको पूछा है इफ़ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्व करके। इजी क्वेश्चन है, फिर से दिखाई पड़ रहा है 2 टेम्परेचर वैल्यूज़ हैं और एक टाइम वैल्यू दिया है, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज dt/dt इज k टाइम्स T एवरेज माइनस T0। सब्स्टिट्यूट करो, dt/dt करेंगे यानी इन दोनों का डिफरेंस, ये हो जाएगा 80 माइनस 60 बाई टाइम कितना लग रहा है 6 मिनट्स, दिस विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स T एवरेज कितना आ जाएगा 80 प्लस 60/2 माइनस T0। अच्छा T0 भी दिया है हमको, T0 कितना है 30। सॉल्व करो, 80 माइनस 60 अपॉन 6 करेंगे तो 20/6, दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स 80 प्लस 60 यानी 140, 140/2 यानी 70, सो 70 माइनस 30। 20/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/3, दिस इज k टाइम्स 40, राइट। ये 0 से 0 कट गया, 4 नीचे आ जाएगा, k का वैल्यू आता है 1/12 पर मिनट, ठीक है। k का वैल्यू मिल गया है, हमको पूछा है कितना टाइम लगेगा टू कूल फ्रॉम 60 टू 40, यानी अगले बार के लिए हम लोग लगाएं dt/dt, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, तो dt/dt 2, दिस विल बी k टाइम्स फिर से T एवरेज माइनस T0, समझा। ओके, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, dt/dt करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस हमको मालूम है कहाँ से कहाँ जाना है, 60 से 40, सो 60 माइनस 40, बट इस बार टाइम नहीं पता है, यही टाइम हमको निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स, k हमको पता है 1/12 मिला है, T एवरेज हो जाएगा 60 प्लस 40
बाई 2 माइनस टी नॉट है 30, ठीक है। 60 माइनस 40 करेंगे 20 बाई T2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 12। यहाँ क्या आ जाएगा 60 प्लस 40 बाई 2 यानी 100 बाई 2 यानी 50। सो 50 माइनस 30, जो देख पा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि t का वैल्यू 12 आएगा। कैसे, ये 20 कट गया तो T2 इज़ 12 मिनट्स, समझा। तो ऐसे हम टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हमको देखो बेसिक डेटा दिया होता है, एक बॉडी इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर गया, इतने से इतने गया एंड सो ऑन। तो उसका यूज़ करके हमको कुछ भी पूछ सकता है, या तो टाइम पूछ सकता है, या तो सराउंडिंग टेम्परेचर पूछ सकता है, या कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे पूछा जा सकता है। एक एक न्यूमेरिकल कवर किया है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा यूज़ कैसे करना है। तो ये लेक्चर अगर सब कुछ समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बताओ। यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का पार्ट जो है, चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो स्टेट बोर्ड के लिए तो ख़त्म होता है, CBSE बोर्ड में थोड़ा रेडिएशन पार्ट भी होता है, बट मैंने जैसे पहले ही बोला है रेडिएशन पार्ट जब हम लोग HSC में KTG और रेडिएशन चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, तो वहाँ मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा। अभी CBSE वालों के लिए रेडिएशन का वीडियो इसके आगे अटैच होगा, ठीक है। सो विल जस्ट स्टॉप इट हियर फॉर द डे एवरीवन। आई होप तुमको सब कुछ समझा है। कुछ डाउट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड तो बिंदास कमेंट करके बताओ, आई विल सॉल्व इट। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।